दोस्तों, JKITI मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी का टॉपिक चल रहा है और इसका ये सेकंड पार्ट है। साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और NCERT 10th साइंस का लेसन तीसरा है। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, उन्होंने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया और जेनेटिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो भी परिभाषाएं हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक की। तो मेंडल के बारे में पहले वीडियो में बता दिया है और जेनेटिक्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट में दे दी है। ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन यही आता है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, यानी कि मेंडल अपने प्रयोग में कैसे सफल हुए। तो मेंडल की सफलता के कारण मुख्यतः तीन दे रखे हैं। पहला है, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो पहले आपने देखा कि मेंडल ने 7 वर्ष तक उद्यान मटर यानी कि पाइसम सेटाइवम जिसका वैज्ञानिक नाम है उस पर प्रयोग किए। अब मेंडल की सफलता के कारण में लिखा है कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो मटर के पादप की उसके लक्षण होते हैं पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, परिपक्व फली की आकृति, अपरिपक्व फली का रंग, पुष्प का रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग। ये 7 प्रकार के मटर में लक्षण पाए जाते हैं। मेंडल ने एक समय में यानी कि निश्चित समय में उसकी पादप की ऊंचाई का अध्ययन किया, फिर पुष्प की स्थिति का अध्ययन किया। इस प्रकार से निश्चित समय में निश्चित वंशागति का अध्ययन किया। तो ये पहला कारण था जिसे मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे। सेकंड कारण है, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण यानी कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। तो सांख्यिकीय विश्लेषण भी मेंडल ने अपने प्रयोगों का किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानीपूर्वक किया। तो मेंडल ने जब भी अपने प्रयोग करने का जब उसके मन में विचार आया तब उसने कौन सा पादप चुना जाए इस पर भी ध्यान रखा और बड़ी ही सावधानी से मटर के पादप का चुनाव किया। अब मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया गया इसके बारे में जानते हैं। तो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया। तो क्या कारण थे जिससे इस मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव किया। तो सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट यानी कि मटर के पादप का चयन। इसके कारण थे कि 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। तो आपको पता है कि मटर 1 वर्षीय पादप है, इससे कम समय लगेगा और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पीढ़ियों के बारे में मेंडल पता कर पाएगा, प्रयोग कर पाएगा कि इस पीढ़ी में इतने लक्षण आए, इस पीढ़ी में इतने लक्षण आए। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन यानी कि कम समय में ज़्यादा पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना मटर के पादप में ही संभव था। सेकंड था द्विलिंगी पुष्प होने के कारण। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप व वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता था। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि मटर का पादप द्विलिंगी है, यानी कि दोनों लिंग नर और मादा का मटर में होते हैं। इससे शुद्ध वंशक्रम
प्राप्त होता है और समयुग्मजी होता है स्वपरागण हो जाता है। इसमें पर परागण यानी कि किसी दूसरे पुष्प की प्रजाति से परागण कराने की आवश्यकता नहीं है, उसमें स्वपरागण हो जाता है सरलता से। और जो वंश प्राप्त होता है, जो जनरेशन प्राप्त होती है, वो सम शुद्ध जनरेशन होती है, या इसे समयुग्मजी भी कहते हैं। नेक्स्ट है विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण भी करवाया जा सकता है। तो विपुंसन विधि है कि किसी ये मटर का पादप है और किसी दूसरे प्रजाति के मटर के पादप की पुष्प को काटकर उसके परागण को लाकर इस पे रख देना और ये परागण होगा, वो कृत्रिम पर परागण भी करवाया जा सकता है। वैसे तो स्वपरागण होता है, परंतु पर परागण कराने की भी आवश्यकता हो, आर्टिफिशियल क्रॉस करवाने की यदि आवश्यकता हो तो भी मटर में हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि मटर के पौधे में कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो मटर के पौधे में 7 लक्षण होते हैं और वो 7 लक्षण क्या होते हैं वो बता देता हूँ। पहले वाला होगा प्रभावी लक्षण, जो F1P। अब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण भी बता देता हूँ। प्रभावी लक्षण पहले वाला है और सेकंड वाला है अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण वो होते हैं जब पेरेंटल पीढ़ी यानी कि जनक पीढ़ी जब क्रॉस करती है या संकरण करती है, तब जो गुण F1 पीढ़ी में यानी कि संतति पीढ़ी में जाते हैं वे तो होते हैं प्रभावी लक्षण। जब जनक पीढ़ी संकरण करती है, क्रॉस करती है, तो संतति पीढ़ी में जाने वाले लक्षण प्रभावी होते हैं और जो संतति पीढ़ी में लक्षण नहीं जाती वो अप्रभावी हो जाते हैं। तो मटर के पादप के ये लक्षण हैं कि यदि मटर के पादप में क्रॉस करवाया जाए तो उसकी ऊंचाई में प्रभावी लक्षण रहेगा लंबा और बोना हो जाएगा अप्रभावी। जब मटर में क्रॉस होगा संतति जनक पीढ़ी में, तो संतति पीढ़ी में लंबा मटर ही होगा, ये बोने वाला गुण उसमें नहीं होगा। पुष्प की स्थिति प्रभावी कक्षीय, अग्रस्त अप्रभावी। परिपक्व फली की आकृति फूली हुई प्रभावी रहेगी, संकीर्ण अप्रभावित रहेगी। अपरिपक्व फली का रंग यानी कि जो पकी हुई फली नहीं है उसका रंग हरा है, ये प्रभावी लक्षण है मटर में, और पीले वाला अप्रभावी है। पुष्प का रंग बैंगनी होगा और सफ़ेद अप्रभावी होगा। जब जनक पीढ़ी में क्रॉस होगा तो बैंगनी कलर प्रभावी होगा संतति पीढ़ी में। बीज की आकृति गोलाकार और झुर्रीदार, बीज का रंग पीला और हरा। ये आपको याद करने हैं कि मटर के पौधे में कितने लक्षण पाए जाते हैं, उनमें से कौन कौन से लक्षण प्रभावी होते हैं और कौन कौन से अप्रभावी होते हैं। तो 7 लक्षण हैं, 7 में से पादप की ऊंचाई, तो पादप कितने हो सकते हैं, लंबा भी हो सकता है और बोना भी हो सकता है, तो लंबा प्रभावी रहेगा। अब इम्पोर्टेंट वर्ड्स पर ध्यान दे लेते हैं। इस लेसन को सीखने से पहले आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्म्स याद होने चाहिए, यानी कि मोस्ट जो वर्ड है वो इस लेसन में यूज होंगे, तो आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो पहला हमारे पास वर्ड आता है जीन। तो जीन किसे कहते हैं? वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। तो वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। तो मटर के पादप में आपने अभी लक्षण देखे, जैसे लंबा और बोना, ये लक्षण था ऊंचाई का, पादप की ऊंचाई का। तो किसी एक को कंट्रोल करेगा वह जीन है, जैसे लंबे को, बोने को, तो जीन वो होता है। अब मेंडल ने जीन सब वर्ड का यूज ही नहीं किया। जब जेनेटिक्स के बारे में उन्होंने प्रयोग किए तो जीन शब्द का उन्होंने यूज ही नहीं किया। उन्होंने यूज किया मेंडल द्वारा उपयोग में लिया गया कारक शब्द। उन्होंने जीन नहीं, कारक शब्द यूज में लिया। कारक यानी कि फैक्टर, फैक्टर्स को जोहानसन ने जीन नाम दिया। तो मेंडल ने जब भी प्रयोग किए अपने 1856 से 1800
1963 तक मेंडल ने अपने प्रयोग किया, आपको पता है, एक्सपेरिमेंट्स की। तो उन्होंने उस टाइम जीन शब्द का यूज नहीं किया, उन्होंने उस टाइम जीन की जगह यूज किया कारक शब्द या फिर फैक्टर का यूज किया। तो इसी फैक्टर को जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन नाम दे दिया। तो मेंडल के कारक शब्द को जीन नाम किसने दिया? तो जोहानसन ने दिया। और जीन की जगह मेंडल ने किस वर्ड का यूज किया? तो कारक या फिर फैक्टर का यूज किया। अब आपको दो और एग्जाम्पल पूछे जाते हैं या फिर डेफिनेशन पूछी जाती है इस लेसन से कि जीन प्रारूप किसे कहते हैं। जीन प्रारूप किसे कहते हैं? दूसरी पूछी जाती है लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं। जीन प्रारूप जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं जीनोटाइप, और लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप केवल हिंदी में वर्ड याद मत कीजिए जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखा मिल सकता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर बताइए, या फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप की परिभाषा दीजिए, तब आप क्या लिखेंगे। तो आपको दोनों वर्ड्स याद रखने होने चाहिए, जीन प्रारूप, जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। तो जीन प्रारूप की डेफिनेशन देख लीजिए। किसी सजीव की आनुवंशिकीय संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं, यानी कि उसकी आनुवंशिक संरचना कैसी है, इस आनुवंशिकी संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। आनुवंशिकी जेनेटिक्स से रिलेटेड उसकी संरचना जैसी भी रचना है उसको जीन प्रारूप कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है। अब मान लीजिए किसी लंबे पौधे और बौने पौधे में, यानी कि कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी में संकरण करवाया जाता है, तो ये टीटी प्राप्त होगा, ये उसका जीनोटाइप है। पर ये अशुद्ध जीनोटाइप है। जब सेम आता है तो शुद्ध होता है, और अलग अलग आता है तो अशुद्ध होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है लक्षण प्रारूप, जिसे आप कहते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप किसे कहते हैं? किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहता है। यानी कि मान लीजिए आपने मटर के पौधे को देखा और वो बाहर से कैसा दिख रहा है, बाहर से जैसा उसकी आकृति है वह उसका लक्षण प्रारूप है। यानी कि बाह्य प्रतीति उसका बाहर से जैसा दिख रहा है वह उसका लक्षण प्रारूप होता है। और लक्षण प्रारूप में भी संतति पीढ़ी में यदि कैपिटल टीटी मिल जाए तो ये समयुग्मजी होगा, और एक कैपिटल और एक स्मॉल मिल जाए तो ये विषम युग्मजी होगा। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से बताया जाएगा कि किस प्रकार संकरण करवाया जाता है। आपको बस ये 3 डेफिनेशन याद करनी है, जीन की, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, और पूरे मटर पौधे के पाए जाने वाले 7 विपर्यासी लक्षण। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ मिलती रहेगी।